हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? चलो इसको ऐसे समझते हैं, जब कोई कंपनी एक मशीन खरीदती है तो वो बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पे उसको शो करती है, सही है ना? लेकिन उस एम्प्लॉय का क्या, जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बस एक्सपेंस के रूप में ही माना जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हम बात करें अगर बैलेंस शीट में वो कहीं पे भी शो नहीं होता है। एचआरए या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहता है, वेट, एम्प्लॉयज़ भी वैल्यूएबल एसेट्स है और हमें उनकी वैल्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेजर्स और रिपोर्ट करना चाहिए। तो एचआरए बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई, मेजर्स और रिपोर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है। एम्प्लॉयज़ को असेस करने की एम्प्लॉयज़ को एसेट्स की तरह ट्रीट करने के लिए सिर्फ करना है, सिर्फ कॉस्ट की तरह नहीं। नाउ व्हाई this it's so important or why it is useful? So let's talk about the objectives. Very first objective, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स। हम अपने एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने वर्थ है, बिल्कुल वैसे जैसे ही अपने बिल्डिंग्स या इक्विपमेंट्स की हम वैल्यू करते हैं। डिसीजंस मेकिंग, बेटर डिसीजंस मेकिंग, जब मैनेजर्स को अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्चुअल वैल्यू पता होगी तो वो हायरिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशंस और रिटेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। थर्ड, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। एच आर ए दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमें असेस करने में हेल्प करता है कि हमारे एचआर पॉलिसीज एक्चुअल में काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्या हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, या हमारे रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज कॉस्ट इफेक्टिव है। इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो कंपनी के ट्रू वैल्यू जानना चाहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, द नीड फॉर एचआरए और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। या कन्वेंशनल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है, वो हमें एसेट्स की वैल्यू को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। दो आइडेंटिकल कंपनीज इमेजिन करते हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। लेट्स टेक एग्जांपल, कंपनी ए में हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, वाइल कंपनी बी में एवरेज एम्प्लॉय है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में दोनों सेम वैल्यू शो करेंगे अगर दोनों के फिजिकल एसेट्स सिमिलर है, जो कि क्लियरली एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। एचआरए जो है ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी रिवील करता है ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशंस को अकाउंट करके। ये एचआर एक्सपेंडिचर्स और आउटकम में एनहेंस ट्रांसपेरेंसिबिलिटी लाता है और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में सपोर्ट करता है, जब कंपनी डिसाइड करते हैं कि अपने पीपल्स को या अपने एम्प्लॉयज में कितना इन्वेस्ट करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एचआरए उस गैप को फिल करता है जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग शो करता है, और कंपनी के एक्चुअल वर्थ में जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को इंक्लूड करते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ एचआरए। वेरी फर्स्ट लिमिटेशंस, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स मेथड। फिक्स एसेट्स के डेप्रिसिएशन की तरह जहां हमें क्लियर मेथड्स मिलते हैं, वहां ह्यूमन एसेट्स को वैल्यू करने के लिए कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका नहीं है, कोई भी मेथड्स अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट कंपनीज कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोचेस यूज करती है, जो कंपैरिजन डिफिकल्ट बना देता है। एम्प्लॉयज रेसिस्टेंस, ये एक सेंसिटिव इशू है। इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी सडनली अनाउंस करे कि आप पर एम्प्लॉय मॉनिटरी वैल्यू हम फिक्स करने वाले, तो बहुत से लोग इसे डिह्यूमनाइजेशन या अनएथिकल फील करेंगे। एम्प्लॉयज को कमोडिटीज की तरह ट्रीट होने को रेजिस्ट कर सकते हैं। थर्ड, क्वालिटेटिव फैक्टर, क्रिएटिविटी, लॉयल्टी, टीम स्पिरिट या लीडरशिप क्वालिटी पर रुपीज वैल्यू कैसे लगा सकते हैं? ये सॉफ्ट स्किल इनक्रेडिबली वैल्यूएबल है, लेकिन एक्यूरेटली क्वांटिफाई करना नियरली इम्पॉसिबल है। नॉन रिकॉग्निशंस, ये
आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। ना तो GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ना ही IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफिशियली HRA को रिकॉग्नाइज करता है। सो कंपनीज इसको अपने ऑफिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेगुलेटरी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। HRA, मेथड्स ऑफ HRA, कॉस्ट बेस्ड मॉडल। अब टेक्निकल पार्ट में आते हैं, एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, इसको मशीन खरीदने की तरह समझते हैं। जब आप एक एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो तो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में मनी स्पेंड करते हैं। इसको इमीडिएट एक्सपेंस ट्रीट करने के बजाय ये मॉडल कहता है चलो इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं और एम्प्लॉयज के एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ में स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर 50,000 रुपीज स्पेंड करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेक्स्ट 5 ईयर तक रहेगा, सो एवरी ईयर 10,000 का एमोर्टाइजेशन हम यहाँ पर शो करेंगे। इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये मेथड फ्यूचर पोटेंशियल्स को इग्नोर करता है। क्या होगा अगर ये एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल जाए या वो और ज़्यादा स्किल डेवलप कर ले। ये फिक्स्ड टेन्योर अज्यूम्स करता है, लेकिन सम टाइम जो है आपके एम्प्लॉय अर्ली रेजिग्नेशन या फिर लॉन्गर टाइम तक स्टे कर सकते हैं। सेकेंड मेथड की बात करें दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। ये पूछता है आज इस एम्प्लॉय को रिप्लेस करने में कितना कॉस्ट आएगा। वेरी फर्स्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिप्लेस करने की कॉस्ट, जैसे आपके स्टार सेल्स पर्सन। पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी स्पेसिफिक जॉब पोजीशन को फिल करने की कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ करंट होल्डर। इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए अच्छी तरह से वर्क नहीं करता जहां रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल हो सकता है। ये इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को भी इग्नोर करता है। एक 10 इयर्स एक्सपीरियंस एम्प्लॉय वो चीजें जानता है जो न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय नहीं जान सकता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल, ये अल्टरनेटिव्स के बारे में है। अगर आप अपने बेस्ट मैनेजर्स को प्रोजेक्ट ए पर असाइन करते हो प्रोजेक्ट बी के बदले, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसके मेजर लिमिटेशंस की बात करें हम लोग तो ये सिर्फ की पर्सनल के लिए वर्क करता है। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यूजीसी नेट की बात करें तो इन तीनों कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स पर और उनके लिमिटेशंस को याद रखिए। क्वेश्चन हो सकता है मेथड्स को कंपेयर करने, आइडेंटिफाई करने या डिफरेंट सिचुएशंस में कौन सा सुटेबल मेथड्स होगा इस पे पूछ ले। यहाँ हमने तीनों कॉस्ट मॉडल्स पे डिस्कशन कर लिया है। एक बार एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, याद रखना कि ये जो मॉडल है ये पूछता है कि इस एम्प्लॉय को राइट नाउ करंट मार्केट रेट पर रिप्लेस अगर करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। इसके दो टाइप है, इंडिविजुअल कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिमिलर टैलेंट और कैपेबिलिटीज वाले किसी के साथ रिप्लेस करने के कॉस्ट को मेजर्स करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ द मार्केटिंग के पास यूनिक स्किल्स है और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। रिक्रूटमेंट कॉस्ट दैट इज एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन कॉस्ट इंटरव्यू या फिर असेसमेंट, न्यू जो पर्सन आएगा उसका ट्रेनिंग कॉस्ट और ट्रांजिशन पीरियड जो है इसमें जो प्रोडक्टिविटी लॉस्ट होगी उसका कॉस्ट। वहीं पे पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें तो ये किसी स्पेसिफिक जॉब पोजीशन को फिल करने की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है रिगार्डलेस ऑफ करंट होल्डर। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटिंग मैनेजर पोजीशंस को फिल करने के कॉस्ट रोल रिक्वायरमेंट पर फोकस, इंडिविजुअल पर्सन की यूनिक क्वालिटीज पर नहीं करेंगे हम लोग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल के लिमिटेशंस की बात करें तो ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए ही इम्प्रैक्टिकल है। किसी अच्छे R&D साइंटिस्ट या 20 इयर्स एक्सपीरियंस वाले कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज वाले CEO को कैसे कोई रिप्लेस कर सकता है। कुछ स्किल्स सिंपली रिप्लेसेबल होते हैं।
इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को इग्नोर करता है। 10 years एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपकी कंपनी के कल्चर, क्लाइंट रिलेशनशिप, इंटरनल प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से जानता है। रिप्लेसमेंट में सिमिलर टेक्निकल स्किल्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इनवैल्यूएबल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं रहेगी। लॉयल्टी को कंसिडर नहीं करता है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय अक्सर इमोशनली अटैच होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो लॉयल हो जाते हैं। वहीं पर जो न्यू हायर्स रहेंगे वो इनिशियली इतने लॉयल्स नहीं रहेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो ये मॉडल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड है, बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगिंग्स की वैल्यू पर। ये कैसे वर्क करता है? तो जब आप अपने बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स को प्रोजेक्ट ए के बदले प्रोजेक्ट बी में असाइन करते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू है जो प्रोजेक्ट बी से जनरेट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि आपका जो स्टार सेल्स मैनेजर है या तो वो नॉर्थ रीजन में काम कर सकता है या तो वो साउथ रीजन में काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के नॉर्थ रीजन का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है दैट इज 50 lakhs और साउथ रीजन का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 40 लाख। सो बट ऑब्वियसली नॉर्थ रीजन का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज्यादा है तो आप अपने मैनेजर को बोलोगे कि आप एक काम करो, नॉर्थ रीजन में चले जाओ। सो आपने उसको नॉर्थ रीजन में असाइन कर दिया। नाउ ये जो 40 lakhs का जो प्रॉफिट साउथ रीजन का था दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉर्थ रीजन। सो इसके मेजर लिमिटेशंस हमने डिस्कस किया है कि ये मॉडल प्राइमरीली सिर्फ की पर्सनल के लिए ही एप्लीकेबल है, सीनियर मैनेजर, स्पेशलिस्ट या यूनिक स्किल्स वाले एम्प्लॉय, जहां अल्टरनेटिव असाइनमेंट्स मीनिंगफुल है। रूटीन जॉब के लिए सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव यूजेस नहीं हो सकते और सभी एम्प्लॉय के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अल्टरनेटिव प्रॉफिट पोटेंशियल्स की डिटेल नॉलेज हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना काफ़ी डिफिकल्ट है। यूजीसी नेट प्रिपरेशन की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है दैट इज करंट मार्केट कॉस्ट टू रिप्लेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज बेस्ट अल्टरनेटिव यूज फॉरगॉन की वैल्यू है। ये दोनों में सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट स्टैंडर्ड रोल के लिए बेहतर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ की पर्सनल के लिए ही वर्क करता है। एग्जाम टिप की बात करूं तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो के लिए कौन सा मॉडल मोस्ट सुटेबल है। जॉब और एम्प्लॉय के नेचर के बारे में सोचिए कौन सा मॉडल सही होगा। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉस्ट बेस्ड मॉडल वैल्यू बेस्ड मॉडल से कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है वैल्यू बेस्ड मॉडल के कंपेरिजन। वैल्यू बेस्ड मॉडल भी हमने बताने वाला हूँ, बताया नहीं हूँ, लेकिन ये एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल इकोनॉमिक वैल्यू कैप्चर नहीं करता है। लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू बेस्ड मॉडल्स, दैट इज फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच। कॉस्ट बेस्ड मॉडल जो हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं उसे देखते हैं। वहीं पर वैल्यू बेस्ड मॉडल पे हम पूछते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है ये फ्यूचर में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। वैल्यू बेस्ड मॉडल में पहला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। कॉस्ट बेस्ड मॉडल जो हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं उसको देखते हैं। वैल्यू बेस्ड मॉडल में हम पूछते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बोला आपको। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स मॉडल जो है ये बॉन्ड या इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने की तरह ही वर्कआउट करता है। सबसे पहला स्टेप हम लोग लेंगे कि फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेशंस, एम्प्लॉय की एंटायर जो टेन्योर है इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी को प्रोजेक्ट करना है। डिस्काउंट द प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट रेट यूज करके कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर अर्निंग आज कितनी वर्थ है। क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एम्प्लॉय नेक्स्ट 10 ईयर्स में एनुअली 5 लाख अर्न करेगा और हमारा डिस्काउंटिंग रेट अभी फिलहाल 10% का है तो अर्निंग स्ट्रीम को 10% के हिसाब से जो हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि एनपीवी मेथड्स और डिस्काउंटिंग रेट मेथड्स हमने यूज़ किया कैपिटल बजटिंग में उस तरह से। इसके लिमिटेशंस बेसिकली क्या है, तो रोल चेंजेस को इग्नोर करता है। क्या होगा अगर आपके जो एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन मिल जाए। अर्ली रेजिग्नेशन को भी यहाँ पे जो अकाउंट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सैलरी पर फोकस है। एम्प्लॉय के कंपनी के टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी या टोटल कंट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं है। रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, फ्लेमहोल्ट्ज मॉडल, ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स मॉडल है। एरिक फ्लेमहोल्ट्ज के नाम पर इसको कंसिडर किया गया है। फ्यूचर सर्विसेज, ये एम्प्लॉयज एक्चुअली क्या डिलीवर करेगा। की फैक्टर, प्रमोशन प्रोबेबिलिटी, करियर प्रोग्रेशन, रिटेंशन लाइक्लीहुड एटसेट्रा। कॉम्प्लेक्स
फोरकास्टिंग वेरियस करियर आउटकम्स के लिए प्रोबेबिलिटी अजम्पशन यूज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको डिफरेंट सिनेरियो उसके लिए प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करनी पड़ सकती है। क्या प्रमोशन मिलेगा, क्या वो स्टे करेगा, क्या डिपार्टमेंट स्विच करेगा, अलग अलग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप बेसिस वैल्यूएशन। कभी कभी इंडिविजुअल वैल्यूएशन इम्प्रैक्टिकल होता है, तो हम ग्रुप या डिपार्टमेंट को एज अ होल वैल्यू करते हैं। कब ये यूजफुल है? तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ मैनी सिमिलर एम्प्लॉइज, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट नहीं है, या डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। इसकी लिमिटेशंस की बात करूँ अगर मैं, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में प्रिसीजन में जो है लैक्स करता है ये। ग्रुप के अंदर प्रोडक्टिविटी डिफरेंस इग्नोर करता है। इंडिविजुअल एचआर डिसीजंस गाइड नहीं कर सकता इफेक्टिवली। आपके यूजीसी नेट प्रिपरेशन की बात करें तो कॉस्ट बेस्ड वर्सेस वैल्यू बेस्ड अप्रोच कंपेयर कर लो। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है। फ्लेमहुड्स मॉडल जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ साथ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है, इस पर डिस्कशन कर लो। प्रो टिप्स की बात करें तो वैल्यू बेस्ड मॉडल थियोरेटिकली सुपीरियर है क्योंकि ये फ्यूचर बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चैलेंजिंग है क्योंकि ये यहाँ पर फोरकास्टिंग का मसला आता है। मॉडर्न एचआरए में जो है आप देखोगे कि वैल्यू बेस्ड अप्रोच की तरफ हर कोई मूव कर रहा है, स्पेशली जब कंपनीज रिकॉग्नाइज कर रही है कि हम कैपिटल ऑफ जो है अक्सर उसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स है। ह्यूमन कैपिटल जो है मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है। सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करते हैं मनी के चेंजिंग परचेसिंग पावर को रिफ्लेक्ट करने के लिए। राइजिंग प्राइसेस के लिए के टाइम पर जो है वैल्यूज जो है रियलिस्टिक रखना है हमको। ऐसे सोचिए अगर 5 साल पहले हमने कोई मशीनरी परचेज किया है फॉर ₹1,00,000, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन जो है अराउंड 10,000 रुपीज पर ईयर हो जाएगा। बट आज हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, बट आज उसकी वैल्यू 1.5 लाख है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है कि ठीक है उसको वही रेट पे आप क्या करो, मेजर्स करो। बट इन्फ्लेशन कॉस्ट बोलता है कि नहीं, आज उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है तो उसको अपने को इन्फ्लेटेड प्राइस जो है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट अजम्पशन क्या है? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अज्यूम करता है कि करंटली वैल्यू टाइम के साथ स्टेबल रहती है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो इस अजम्पशन को कंप्लीटली इनवैलिडेट करता है। और अब मेजर इश्यूज क्या है हमारे कन्वेंशनल अकाउंटिंग में और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में? तो सबसे पहला है ओवर स्टेटेड प्रॉफिट। जब हम पुराने हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो आर्टिफिशियली हाई दिखता है। एग्जाम्पल जो मैंने लिया था कि 1,00,000 की मशीनरी है तो 10,000 रुपीज आपका ईयरली डेप्रिसिएशन है, वहीं पे आज उसकी वैल्यू 1.5 लाख है तो अब उसका जो है 15,000 रुपीज पर ईयर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या क्योंकि मैंने पुराना डेप्रिसिएशन 10,000 अप्लाई किया है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेटेड दिखता है। अंडरस्टेटेड एसेट्स, राइजिंग प्राइस का मतलब है कि हमारे बैलेंस शीट्स को अनरियलिस्टिकली लो वैल्यू पर शो कर रहे हैं हम लोग कंपेयर टू उनके एक्चुअल करंट वर्थ्स। मिसलीडिंग ऑफ डेटा है ना, यहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटी और मैनेजमेंट को जो है मिस डेटा जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर सोचते हैं कि कंपनी एक्चुअल से ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, टैक्स अथॉरिटी जो है वो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट पर टैक्स चार्ज करते हैं, और मैनेजमेंट जो है वो अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल डेटा के बेस पर डिसीजंस ले लेते हैं। अब बात करते हैं की इनसाइट्स की। सो वेरी फर्स्ट, ये व्हाई इट इज नीडेड। सो ट्रू एसेट्स वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है, पॉइंट नंबर 1। ये शो करता है कि एसेट्स की एक्चुअल आज की मनी में कितनी वर्थ है, ना कि सालों पहले। सेकंड बात करें तो ये जो है रियल प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करने के बाद आप जेन्युइन प्रॉफिट देखते हैं, ना कि आउटडेटेड कॉस्ट यूज करके क्रिएट किया गया आर्टिफिशियल प्रॉफिट। थर्ड, एंश्योर कैपिटल मेंटेनेंस।
कंपनी के रियल कैपिटल वैल्यू मेंटेन करने में हेल्प करता है, सिर्फ नॉमिनल कैपिटल में नहीं। टेक्निक्स की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहला टेक्निक्स है सीपीपी, दैट इज करंट परचेसिंग पावर। जनरल प्राइस इंडेक्स को यूज करता है सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी आइटम्स है उसको एडजस्ट करने के लिए। सीसीए करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बजाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कौन से मेथड्स है, सो पार्शियल एडजस्टमेंट, रिजर्व मेथड और डिस्क्लोजर नोट्स मेथड। लिमिटेशंस की बात करें, सो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, रेगुलर अकाउंटिंग की तरह इसका कोई जो है ग्लोबल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। इंडेक्स रियलाइंस, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है प्राइस इंडाइसेस पे डिपेंड करते हैं जो कि इंडस्ट्री कंडीशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। यूजीसी नेट प्रिपरेशन की बात करें, सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग स्टेबल करेंसी के अनरियलिस्टिक अजम्पशन को करेक्ट करता है। ये प्रॉफिट ओवर स्टेट करने और एसेट्स को अंडर स्टेट करने से बचाता है। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में रियलिस्टिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है। और इसके मेथड्स में दो मेथड्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज सीपीपी एंड सीसीए अप्रोच। एग्जाम टिप की बात करूँ तो क्वेश्चन जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के नीड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। फोकस कीजिए कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रियलिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करता है। और याद रखिए कि ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्रूशियल हो सकता है क्योंकि आज इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस हो रहा है जो कि ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को टाइम के साथ इंक्रीजिंगली अनरियलिस्टिक बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दैट इज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब बात करते हैं कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है। तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट को फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए है। ये बिजनेस एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के लिए इवेल्युएट करता है। अब इसको ऐसे सोचिए कि जब कोई फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है तो वो पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज कर रही है और इकोसिस्टम को इम्पैक्ट भी कर रही है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में एनवायरमेंटल कॉस्ट को इग्नोर करते थे। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कहता है कि चलो इन इम्पैक्ट को भी मेजर्स और रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके की ऑब्जेक्टिव में पहला है असेस एंड कंट्रोल इको कॉस्ट, बिजनेस ऑपरेशन के ट्रू एनवायरमेंटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई और मेजर्स करना, पॉल्यूशन क्लीन अप करना, रिसोर्स डेप्रीशिएशन, वेस्ट मैनेजमेंट। सेकेंड है हमारा इन्फॉर्म सस्टेनेबल डिसीजन, मैनेजमेंट को एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस डिसीजन लेने के लिए जो है यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करता है। थर्ड है कंप्लाई विद ग्रीन लॉस, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस की इंक्रीजिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर ये मीट करता है। इम्प्रूव इको एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिड्यूस करने के वेस्ट फाइंड करना वाइल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन या इम्प्रूव करते हुए। कोर एडवांटेजेस की बात करें तो प्रमोट्स इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जब आप एनवायरमेंटल कॉस्ट मेजर्स करते हैं तो नेचुरली उनको रिड्यूस करने के लिए वेज ढूंढते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एनवायरमेंटल रिस्क आइडेंटिफाई और मैनेज करने में थर्ड अगर बात करें हम लोग सो एनहांस कंपनी रेपुटेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है तो जिससे इसका ब्रांड इमेज बन जाता है, स्टेक होल्डर्स जो इसमें एक ट्रस्ट इंप्रूव होता है। देन अट्रैक्ट एथिकल इन्वेस्टर्स, ESG दैट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। यहाँ ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स है जो कि ESG मॉडल पे ही इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर्स का जो है अट्रैक्शन अपने को मिल जाता है। मेजर चैलेंजेस की बात करूं अगर मैं, सो क्लियर स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह यहाँ पे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है। देन हार्ड टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट्स, अब एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस या क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, इन सबको मॉनिटरी वैल्यू कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। देन डेटा अवेलेबिलिटी इश्यूज, एनवायरमेंटल डेटा कलेक्ट करना, मेजर्स और एक्यूरेटली वेरीफाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट,
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ट्रैक करना, मेजर्स करने में, सिस्टम सेटअप करने में जो भी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आपको लग सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। सो वेरी फर्स्ट, फाइनेंशियल एनवायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस इंपैक्ट करने वाली डायरेक्ट एनवायरमेंटल कॉस्ट रिकॉर्ड करता है। एग्जांपल के तौर पे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, एनवायरमेंटल फाइन्स या क्लीन अप करने में जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो। स्टेक होल्डर्स के लिए एक्यूरेट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सपोर्ट्स करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होता है। देन नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग, दैट इज ग्रीन अकाउंटिंग। ये मैक्रो लेवल अकाउंटिंग है, नेशनल लेवल पर नेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी को एडजस्ट करता है। ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन अकाउंट करता है, नेशन की ट्रू इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करता है। यूजीसी नेट के हिसाब से बात करें हम लोग तो एनवायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी लेवल पे होगा और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा। एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग जो ये कंट्री लेवल पे होगा, एक देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और ये नेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एडजस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्लाइमेट चेंज कंसर्न की वजह से ग्रोइंग इंपॉर्टेंस मिल रहा है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को। ग्लोबली रेगुलेटरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ईएसजी रिपोर्टिंग के लिए इन्वेस्टर्स का डिमांड है। स्टैंडर्डाइजेशन और मेजरमेंट में चैलेंजेस है। एग्जाम टिप्स की बात करूं मैं अगर, तो क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव चैलेंजेस पे आपको पूछ ले, दोनों फॉर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए अच्छे से। मॉडर्न बिजनेस में इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है, और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेना। कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस की बात करें तो ये टॉपिक जो है अभी काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, ये सब चीजें जो है अभी ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है कि इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे। अब एक समराइजेशन में प्रोवाइड कर देता हूँ पूरे आज के वीडियो का। सो हमने जो है स्टार्ट किया एचआरए से। एचआरए है कॉस्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड मॉडल यूज करके एम्प्लॉयज की को एज एन एसेट्स की तरह वैल्यू करना। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हमने देखा चेंजिंग परचेसिंग पावर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एडजस्ट करना है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में हमने देखा कि इकोलॉजिकल कॉस्ट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंटीग्रेट कैसे करना है। ये कॉन्टेम्पररी इश्यूज है अकाउंटिंग में जो कि फ्रीक्वेंटली यूजीसी नेट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें तो एचआरए वैल्यूएशन मेथड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, सस्टेनेबल बिजनेस में एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। अगर ये वीडियो एंड कंसेप्ट आपको कुछ क्लियरली समझ में आए और आपको अगर हेल्प कर रहा है तो जो है लाइक करना मत भूलिए। बाकी के जो भी यूजीसी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, और भी ज्यादा जो है टॉपिक्स पे वीडियोस अगर चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।